नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार मित्रा इसके ज्ञान चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं कि कृषि एवं संबंध क्षेत्र का। कृषि एवं संबंध क्षेत्र से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हर प्रतियोगी परीक्षा में आपको देखने को मिलते हैं। आइए चलते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश है। तो प्रक्षेत्र का अंश है। कहा है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में, सकल में से होता है एक देश के अंदर जितने भी वस्तु का उत्पादन करते हैं, कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश है। उत्पादन करते हैं, चाहे वो कृषि हो, चाहे उद्योग धंधों से जो वस्तुएं उत्पादन करते हो, तो उन सभी को हम घरेलू उत्पादकता को मानते हैं। तो इसमें कृषि उससे संबंधित परिक्षेत्र का अंश बताया है। इसमें कृषि का उत्पादन को बताया गया है। तो कृषि का अंश जो है हमारा 17.5% 2016-17 की जनगणना के अनुसार था। ठीक है, ओके। अगला है अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पत्ती दृश्य सर्वेक्षण कार्यालय 2014 के अनुसार ग्रामीण परिवारों में कृषि में विनियोजित ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत है। तो ग्रामीण परिवारों का जो प्रतिशत है 57.8% है ग्रामीण क्षेत्र का। कब? 2014 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण परिवारों में कृषि में विनियोजित, कृषि में कार्य करने वाले मजदूर या श्रमिक जो ग्रामीण परिवार में निवेश करते हैं, उनका जो प्रतिशत है 57.8% है। इससे पहले जनगणना में 58.6% जनगणना में ग्रामीण परिवारों में कृषि के विनियोजित में था। ठीक है, अगला है, भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। जो भारत में जो कृषि क्षेत्र है, इसमें काफ़ी मात्रा में सभी को रोजगार प्रदान होता है। सबसे ज़्यादा इन्हीं से रोजगार प्रदान किया जाता है कृषि क्षेत्र से। तो इसमें लगभग 60% लोग कृषि पर निर्भर है और कृषि में रोजगार प्राप्त होता है। ठीक है, जो कृषि में रोजगार प्राप्त होता है 100 में से 60% जो व्यक्ति हैं, 60% व्यक्तियों को, यानी 60 व्यक्तियों को कृषि क्षेत्र में, 60 व्यक्तियों को कृषि क्षेत्र में इनको रोजगार प्राप्त होता है। ठीक है, शेष 40% में जो बैंक कर्मचारी हैं, उद्योग धंधे हैं या बड़ी बड़ी कंपनियों में कार्य करने वाले मजदूर या श्रमिक, सभी 40% लोग गवर्नमेंट या प्राइवेट नौकरियों में जॉब करते हैं। सबसे ज़्यादा जो व्यक्तियों को रोजगार प्रदान होता है तो कृषियों से रोजगार प्रदान होता है। ओके, यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा किससे रोजगार प्राप्त होता है? तो कृषि से सबसे ज़्यादा रोजगार प्राप्त होता है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य है। विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य है कृषि निर्यात का संवर्धन। तो जो विशेष कृषि, जब कृषि को हम क्या करते हैं, निर्यात का समर्थन करते हैं। अपने देश से दूसरे देश में जो हमारा कृषि से जितनी भी फसल हमारी उत्पादन होती है, उस उत्पादन को बेचने के लिए, विक्रय करने के लिए अपने देश से हम दूसरे देश या दूसरे बाजार में ले जाकर अपने महंगी कीमत पर हम इसे बेचते हैं, उसे हम उद्योग योजना कहते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित किसमें है? तो कृषि क्षेत्र में। मैंने बताया था कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोजगार प्राप्त होता है। तो इसमें थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा बदला गया है। तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी जो नियोजित हैं किसमें है? कृषि क्षेत्र में नियोजित है।
अगला है भारत के श्रमिक बल में प्रायः अपने जीवन यापन के लिए वर्तमान में कृषि पर निर्भर है। लगभग 60% व्यक्ति अपनी वर्तमान कृषि पर निर्भर है अपना जीवन यापन करने में। या श्रम बल हो या श्रमिक या मजदूर हो, लगभग 60% लोग अपना जीवन यापन कृषि पर निर्भर कर रहे हैं। अगला है विकास का भारतीय मॉडल सुरक्षा करता है। जो विकास का भारतीय मॉडल सुरक्षा करता है तो व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों को, व्यक्ति और राज्य दोनों को मिलाकर विकास, देश के अंदर विकास होता है या सुरक्षा प्रदान की जाती है। अगला है आर्थिक नियोजित के युग में आरंभ से भारत के सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा है निरंतर कम होता जा रहा है। जो आर्थिक नियोजन है, आज हम वर्तमान काल की जो बात करते हैं तो जो हमारे जो नई पीढ़ी के अंदर है, तो इन व्यक्तियों को जो नई पीढ़ी जो प्राप्त होती है तो हमारे आर्थिक जीवन के अनुसार जो व्यक्ति हैं कृषियों पर निर्भर कम होते चले जा रहे हैं। कृषि का उत्पादन क्षेत्र कम होता चला जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में जब कृषि का उत्पादन कम होगा तो हमारे सकल राष्ट्र भी कम हो जाएगी। जब सकल राष्ट्र कम होगी तो रोजगार की मात्रा कम होगी। जब रोजगार की मात्रा कम होगी तो बेरोजगारी की मात्रा फैलेगी। जब बेरोजगारी फैलेगी तो हमारा जो होता है निरंतर जो व्यक्ति की न्यूनतम क्षमता है, जो न्यूनतम क्षमता है उत्पादन करने की, वो लगातार धीरे धीरे घटती जाती है, जिसे हम आप प्रच्छन्न बेरोजगारी या आदर्श बेरोजगारी या निरंतर बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है। अगला है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह तथा अब्दुल कलाम आजाद में से भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थन नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह, अब्दुल कलाम आजाद में से भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक इन्होंने नहीं रखा था। इन्होंने कहा रखा यदि इनके विचार थे कि यदि हम सभी व्यक्ति को यदि सहकारी भूमि को करते हैं, सहकारी भूमि हर व्यक्तियों से उत्पादन करवाते हैं तो इतना अच्छा उत्पादन नहीं हो पाएगा। जब उत्पादन नहीं हो पाएगा तो देश की आर्थिक अस्तित्व मजबूत नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने ऐसा दिमाग सोचा कि ऐसे यदि सभी व्यक्तियों को, देश के अंदर रहने वाले व्यक्ति हैं, इन व्यक्तियों को हम निजी भूमि प्रदान करते हैं, जिससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जो कृषि पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, कृषि पर जब उत्पादन की मात्रा कम होगी तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो पाएगी। तो ऐसे स्थिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि जो देश के अंदर जो भूमि है, उस भूमि को, कृषि को उत्पादन करने के लिए हम हर व्यक्तियों को निजी भूमि प्रदान करें, जो उनके नाम से उनकी संपत्ति के रूप में मापी जाती हो। ठीक है। इस प्रकार से इनके समर्थक नहीं थे। कौन? चरण सिंह। ऐसा विचार कौन किया था? तो चरण सिंह ने इनके समर्थक नहीं थे। लाल बहादुर शास्त्री और अब्दुल कलाम आजाद जो थे सहकारी कृषि के विचार के समर्थक जो नहीं थे, चरण सिंह। इनका विचार यह था कि जो व्यक्ति यदि सहकारी भूमि पर प्रदान करते हैं तो भूमि की मात्रा के ऊपर उर्वरता की मात्रा कम होती चली जाएगी, कि व्यक्ति को ये लालचता नहीं रहेगी कि हमारे देश की जो उत्पादन की है, वस्तु के उत्पादन की मात्रा कितनी मात्रा में की जाए। ठीक है, कितनी नहीं, तो इतना उत्पादन नहीं हो सकता है। यदि किसी भी व्यक्ति को वही भूमि उनकी संपत्ति के रूप में दे दिया जाए तो व्यक्ति उस भूमि के लालच में अपना उस भूमि के ऊपर जो कृषि का उत्पादन है दोगुना उत्पादन करेगा, और जिससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ऐसा चरण सिंह ने कहा था। अगला क्वेश्चन है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, काश्तकारी सुधार एवं बहुफसली योजना में से भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। तो बहुफसली योजना क्या है? बहुफसली योजना जिसमें बहुत सी फसल का
उत्पादन बहुत सी फसलों को बोया जाता है। एक समय के अंदर बहुत सी फसलों को बोकर हम उत्पादन कर लेते हैं, उसे बहुफसली योजना कहते हैं। अगला है सोयाबीन खेती के अंदर क्षेत्र सर्वाधिक है। जो सोयाबीन का उत्पादन होता है, जो सोयाबीन को उत्पादन करने वाला देश सर्वाधिक देश किसे माना जाता है, तो मध्य प्रदेश को माना जाता है। किसको? मध्य प्रदेश को। या सोयाबीन खेती के लिए क्षेत्र सर्वाधिक है तो मध्य प्रदेश है। तंबाकू, कपास, सोयाबीन तथा रबर में से एक नकदी फसल नहीं है, तो सोयाबीन नकदी फसल नहीं है। ठीक है, सोयाबीन ऐसी फसल है जो नकदी नहीं है। अगला है कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2017 में विश्व में सर्वाधिक है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? सर्वाधिक है ऑस्ट्रेलिया में। कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2017 में विश्व में सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया में है। गेहूं की सिंचाई है तो अतिक्रांतिक अवस्था है। गेहूं की सिंचाई है तो अतिक्रांतिक अवस्था है। ताज निकलने की अवस्था, जिसमें ताज निकलने की अवस्था में। देश में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से राज्यों का आरोही क्रम है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। 3 देश ऐसे हैं जहां पर गेहूं का उत्पादन होता है। ठीक है, भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था। तो भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ 1985 ईस्वी में हुआ था। कब? 1985 ईस्वी में फसल बीमा का शुभारंभ। अगला है व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी। कब? वर्ष 1999 ईस्वी में। ठीक है, वर्ष 1999 ईस्वी में। अगला है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया गया है। बजट 2004 से 2005 में। अगला है उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब लागू की गई थी? तो वर्ष 1992 ईस्वी में। कब? वर्ष 1992 ईस्वी में। अगला है कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-1975 में शुरू किया गया था। 1974-1975 में शुरू किया गया था। तो जल उपयोग दस्ता विकास के लिए, जल उपयोग दस्ता विकास के लिए शुरू किया गया था। अगला है हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर। तो हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। अगला उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। कहाँ? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। अगला है 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था। वह संख्या है तो 15 संख्या है। कितनी है? 15 संख्या है। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन आरंभ किया गया था। का 5 मई 2005 से 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ओके, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन आरंभ किया गया था 5 मई 2005 से 10वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। अगला है राष्ट्रीय बागवानी मिशन NHM से आच्छादित है। तो पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्य हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा उत्तराखंड सहित देश भर के 18 राज्यों का 4 केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दादरा तथा नगर हवेली। ठीक है, तथा कितना है? नगर हवेली। अगला है राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य है बागवानी क्षेत्र में ऊंची समझ प्राप्त करना और सस्योत्तर व्यवस्था करना।
समझ प्राप्त करना, सशक्तिकरण व्यवस्था करना तथा मानव संसाधन विकास करना। अगला है 1 जुलाई 2001 से प्रारंभ कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है पेंशन तथा बीमा लाभ। पेंशन तथा बीमा लाभ को कब 1 जुलाई 2001 से प्रारंभ कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है। तो पेंशन तथा बीमा लाभ लघु कृषि विकास योजना आरंभ की गई थी वर्ष 1971। गन्ने की ऊंची तथा लाभप्रद कीमत FRP को अनुमोदित करता या करती है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति गन्ने की ऊंची तथा लाभप्रद कीमत FRP को अनुमोदित करती है। ठीक है। अगला है वर्ष 1997-98 के बाद से न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में सत्य है। न्यूनतम समर्थन मूल्य गेटन डेन C2 लागते, न्यूनतम समर्थन मूल्य गेटन C2 लागते हैं। अगला है कृषि लागत और कीमत आयोग CACP वर्तमान में MSP के अंतर्गत घोषणा करता है। तो कुल 23 फसलों के मूल्यों की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ हुआ था वर्ष 2007 और 2008 में। अगला है अक्टूबर 2007 में प्रारंभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM का उद्देश्य है धान, गेहूं, दलहन के उत्पादन में बढ़ोतरी, मृदा उत्पादकता और उर्वरता का लक्षण तथा खेत के स्तर पर आर्थिक लाभ को बढ़ाना और ताकि किसानों में आत्मविश्वास पैदा हो सके। तो 2 अक्टूबर 2007 में प्रारंभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM का उद्देश्य इनका उद्देश्य यह था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का यह उद्देश्य था कि देश के अंदर जो गेहूं या धान या दलहन के उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके और मृदा जो भूमि की उर्वरता क्षमता है उस भूमि की उर्वरता क्षमता में का संरक्षण हो, खेत के स्तर पर आर्थिक लाभ बढ़ना, भूमि की उर्वरता क्षमता अधिक हो, इससे आर्थिक लाभ हमारा प्राप्त होगी तथा किसानों के आत्मविश्वास पैदा हो सके। ठीक है, ओके, धन्यवाद। आज का क्लास इतना ही।